हेलो गाइस, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो तैयार हैं आप सब सीखने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें जो बात ध्यान में रखनी है, जब हम कोई भी ऐसे कार्य की बात करते हैं जो हो रहा होगा, यानी कि हम अपने प्रेजेंट में खड़े होकर जो काम आने वाले पल में हो रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि सुभाष आ रहा होगा। अभी आप यहाँ पर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि सुभाष आ रहा होगा। मेहमान आ रहे होंगे, यानी कि आप अपने प्रेजेंट में खड़े होकर कौन आ रहा होगा, कौन रो रहा होगा, कौन हंस रहा होगा, या आप क्या कर रहे होंगे आने वाले पल में या आने वाले कल में कैसे हो रहा होगा, उसके बारे में जब आप सोचते हैं या बताते हैं तो वो उस प्रकार के सभी वाक्य हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। राइट? महिमा पढ़ रही होगी, तारा नाच रही होगी। तो आप इस समय तारा के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या कर रही होगी। राइट? तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। और अगली बार आप जब भी इस तरह से कुछ सोचें तो आपको ध्यान रखना है उन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, सुभाष, महिमा, मेहमान, तारा, कोई भी, इवन ही शी प्रोनाउन की फॉर्म में चाहे आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसके साथ विल बी का प्रयोग करना होगा। और दूसरी बात कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल होगा। देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे हम। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि रिया बोल रही होगी। तो आप इस समय सोच रहे हैं कि रिया बोल रही होगी, तो व्हाट यू विल यूज व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग दिस रिया बोल रही होगी इन इंग्लिश? सो यू हैव टू थिंक दैट रिया इज द सब्जेक्ट, रही होगी इट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो विल बी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा। तो रिया विल बी थिंकिंग, रिया सोच रही होगी, रिया विल बी थिंकिंग, रिया बोल रही होगी, रिया विल बी स्पीकिंग। ओके, नाउ आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे होंगे, अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आप कल क्या कर रहे होंगे, तो मैं आपसे कहूँगी हम पढ़ रहे होंगे। तो वी विल बी रीडिंग, हम इस समय वो नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे होंगे। ओके, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तुम बाजार जा रही होंगी, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। और सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं सेंटेंसेस बोलूँगी और आप उसको हिंदी से इंग्लिश में एकदम से ट्रांसलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए, जैसे कि राकेश सो रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे? राकेश विल बी स्लीपिंग। ओके, है ना कितना आसान। अगर मैं ऐसे कहूँ मुकेश पढ़ रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे? मुकेश विल बी रीडिंग। अगर मैं ऐसे कहूँ सीमा लिख रही होगी, सीमा विल बी राइटिंग। ओके, इसी तरह से अगर मैं ऐसे कहूँ मोहन नाच रहा होगा, मोहन विल बी डांसिंग। ठीक है, माँ कपड़े धो रही होगी, मदर विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, भैया पढ़ रहे होंगे, ब्रदर विल बी रीडिंग। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा देना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। है ना कितना आसान, सिंपल।
विल बी डूइंग, विल बी सिंगिंग, विल बी डांसिंग और आगे जो भी सब्जेक्ट है वो आप लगा देंगे। ओके, रिया विल बी डांसिंग, सोहन विल बी सिंगिंग। ओके, इस तरह से। अब यही अगर आप सेंटेंसेस नेगेटिव में बोलते हैं तो क्या होगा? सिंपल, आपको विल और बी के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना होगा। तो किस तरह से हम बोलेंगे? जैसे कि मेट्रो नहीं जा रही होगी, तो आप क्या कहेंगे? मेट्रो विल नॉट बी गोइंग। आस्था खाना नहीं खा रही होगी, आस्था विल नॉट बी ईटिंग फूड। तुम नहीं गा रहे होंगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग। चलिए, अब मैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस बोलूंगी और आप उनकी इंग्लिश सोचिए। हाँ जी, तुम नहीं आ रहे होंगे, तो क्या कहेंगे आप इसका? यस, यू विल नॉट बी कमिंग। विल और बी, इनके बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी कमिंग। ठीक है। मुकेश नहीं सो रहा होगा, मुकेश विल नॉट बी स्लीपिंग, है ना। कविता पत्र नहीं लिख रही होगी, कविता विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में विल और बी के बीच में नॉट लगा देना है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट, है ना। कितना आसान। चलिए, अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। अब आप सबको, अभी तक हमने जितने भी टेंसेस करे हैं, मैंने हर टेंस के दौरान समझाते समय आपको ये बात समझाई है कि क्वेश्चन वर्ड से हम क्वेश्चन कब फ्रेम करते हैं और कब नहीं करते हैं। किस समय हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसी का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने में, जब आपका आंसर हाँ या ना में होता है। और अगर आपका आंसर हाँ या ना में ना होकर एक प्रॉपर आंसर है तो तब आपका क्वेश्चन वर्ड्स से ही शुरू होगा। चलिए, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि क्या वह आ रही होगी, तो आपने क्या देखा? क्या वह आ रही होगी। अब इसका आंसर हाँ या ना में होगा, या तो हाँ आ रही होगी, ना नहीं आ रही होगी। तो यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब विल है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। तो आप कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? यस, विल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करके वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। विल शी बी कमिंग? क्वेश्चन मार्क। विल शी बी कमिंग? क्या विशाल कॉलेज जा रहा होगा? विल विशाल बी गोइंग टू कॉलेज? क्या अशोक पतंग उड़ा रहा होगा? विल अशोक बी फ्लाइंग ए काइट? है ना, कितना आसान। और अगर इसी तरह से मैं आपसे और कुछ प्रश्न पूछूं, सेंटेंसेस पूछूं और आप उनको ट्रांसलेट करिए ज़रा। क्या कविता पत्र लिख रही होगी? यस, ट्रांसलेट इट। विल कविता बी राइटिंग अ लेटर? क्या ट्रेन जा रही होगी? विल ट्रेन बी गोइंग? है ना। और ओके गाइस, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जहाँ पर हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाकर बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को इंटरप्ट करता है, या यहाँ फिर हम कहें कि हम कंबाइंड सेंटेंस में बात करते हैं। तो जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे जो वो सेंटेंस होंगे उसमें एक काम की बात हो रही होगी जो आने वाले पल में हो रहा होगा, और दूसरा काम जो कि होगा। एक काम जो होगा और दूसरा काम जो हो रहा होगा। आपको अंतर समझ में आ रहा है? एक काम जो होगा
और दूसरा काम जो उस समय हो रहा होगा। तो जो इस प्रकार के आप सेंटेंसेस जब बोलते हैं, जैसे जब मैं यूरोप पहुंचूंगा मेरे साथी काम कर रहे होंगे, तो आपने देखा एक काम होगा और दूसरा हो रहा होगा। इस तरह से जब सेंटेंसेस होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने एक सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल करना है, जो काम होगा उसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही रिप्रेजेंट करेंगे और जो काम हो रहा होगा उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही बताएंगे। जैसे मैंने कहा, जब मैं यूरोप पहुंचूंगा मेरे साथी काम कर रहे होंगे, तो पहुंचूंगा, तो here you have to use simple indefinite tense, that is present indefinite tense. When I reach Europe my colleagues will be working, मेरे साथी काम कर रहे होंगे। When I reach Europe my colleagues will be working। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि दो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं जिसमें एक काम होगा और दूसरा काम हो रहा होगा, राइट। जब तुम मेरे घर पहुंचोगे मेरा काम खत्म हो रहा होगा। When you reach my home, आप देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का प्रयोग किया। When you reach my home my work will be finishing, ओके। इसी प्रकार के सेंटेंसेस को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। देखिए, वो बाजार जा रहे होंगे जब तुम घर पहुंचोगे। They will be leaving for market when you reach home, ओके। आप इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। They will be leaving for market when you reach home। क्या वे बाजार जा रहे होंगे जब तुम घर पहुंचोगे? और वहीं अगर आप इसको सवाल करते हैं तो will they be leaving for market when you reach home, तो when you reach home, जब तुम घर पहुंचोगे, तो जहां पर रहोगे, रहेंगे इस प्रकार का होगा तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पर आप रहागा, रहेंगे इस तरह से ना कहकर पहुंचोगे, यानी कि रहा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मीन्स वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का इस्तेमाल करोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाकर आप बात करते हैं जिसमें आपकी एक बात दूसरी बात को इंटरप्ट करती है या बताती है कि ऐसा होगा और वहाँ ऐसा कर रहे होंगे, तो यानी कि वहाँ पर आप पहला जो काम होगा उसमें प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का इस्तेमाल करेंगे और जो काम हो रहा होगा उसमें आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या वो बाजार नहीं जा रहे होंगे जब तुम पहुंचोगे? देखिए, तुम पहुंचोगे तो ये आपका यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट का इस्तेमाल होगा। तुम जब तुम पहुंचोगे, व्हेन यू रीच, जब तुम पहुंचोगे, व्हेन यू रीच। क्या वो बाजार नहीं जा रहे होंगे? ठीक है, रहे होंगे, तो इट मीन्स दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, तो इट मीन्स will they not be leaving for market when you reach? Will they not be leaving for market when you reach? हाँ guys, इसको हम won't they be leaving for market when you reach इस तरह से भी कह सकते हैं। अगर आप will not का, क्योंकि यहाँ पे आप जो प्रश्न कर रहे हैं इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं अगर आप विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो वोंट आ जाएगा एक साथ और उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। वोंट दे बी लीविंग फॉर मार्केट व्हेन यू रीच?
क्या वो बाजार नहीं जा रहे होंगे जब तुम पहुंचोगे? तो शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं, विल नॉट की वॉन्ट हो जाती है, शैल नॉट की शांट हो जाती है, आई विल, आइल, यू विल, you'll, they will, they'll. So you must learn their pronunciation. Okay? So इस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब वहीं पर अगर दूसरी तरफ दो काम हो रहे होंगे, वो भी एक ही समय में, तो वहाँ पर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करना है दोनों सेंटेंसेस को एक समय में बोलते हुए। जैसे इन द फंक्शन at this time she will be singing and we will be dancing, है ना? इस समय उस फंक्शन में हम गा रहे होंगे, वो नाच रही होगी। अगर हम इस तरह से कहेंगे, है ना, इन द फंक्शन एट दिस टाइम, वो क्या कर रही होगी? गा रही होगी और हम डांस कर रहे होंगे। शी विल बी सिंगिंग एंड वी विल बी डांसिंग, यानी कि दोनों काम एक ही समय पर हो रहे होंगे। एट दैट मोमेंट यू हैव टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर बोथ द सेंटेंसेस। ओके, आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, बिकॉज दोनों काम हो रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा होगा और हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब ऐसा होता है होगा और हो रहा होगा, तो इट मीन्स वहाँ पे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का इस्तेमाल होगा और हो रहा होगा में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। लेकिन जहाँ पर दोनों ही कार्य हो रहे होंगे, तो दोनों कार्यों के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही इस्तेमाल होगा। जैसे कि शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, एंड आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रही होंगी। तो इट मीन्स सेम मोमेंट पर दोनों काम हो रहे होंगे। सो वी विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फॉर बोथ द things. Okay, so students, the one very important thing that you have to keep in your mind when you are framing sentences with continuous tense, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी ये बात समझाई थी, तो मैं अभी आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी ये बात समझा देती हूँ कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं? वो वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव नहीं किया जा रहा, मीन्स नो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? एनी वर्क विच इज परफॉर्म्ड, इट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट एंड इज नॉट टेकन बाय द सब्जेक्ट। सो वो हो गए आपके स्टेटिव वर्ब्स। ओके, तो स्टेटिव वर्ब्स में कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो कि हम इमोशन से करते हैं, फीलिंग से करते हैं, मेंटली करते हैं, जहाँ पर हमारा किसी चीज़ को लेकर पोजेशन आता है, या जहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, राइट? उसमें हमारी कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनमें आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जगह सिंपल फ्यूचर इनडिफाइनाइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही विल बी लविंग दिस ड्रेस। अब अगर उसको वो ड्रेस पसंद है तो क्या कोई एक्शन हो रहा है ड्रेस पे? नहीं, है ना? सो इट मीन्स यू कांट से लाइक दिस, he will be loving this dress. So this is a wrong sentence. We can't use this type of sentence where stative verb loving. So love is what? That is emotion. Okay, so you can't express that emotion in future continuous, right? So you have to say he will love this dress. Use of future indefinite, you can use it like this. Future indefinite tense you can use, he will love this dress. She will be having a new dress. So here again, any physical movement by the dress? No, it is not like that, right? Having, no, because this is something that is owning. Okay, so wherever this thing be, have, think, own, or any emotion or mentally something thinking or any kind of possession is there, no physical movement is there of that subject or the work done. Okay, so it means you are not supposed to use those verbs where in future continuous tense.
So you have to use those verbs in future indefinite tense. I hope you are getting this point. So what is the correct sentence for this? She will have a new dress. So this is the correct. She will be having a new dress. This is absolutely wrong. हम will be का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में. और आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ have की बात हो रही है. So no physical involvement, like no physical action. So situation is like that. So it means we have to use it as a future indefinite instead of future continuous, because the use of this have as a stative verb, it is absolutely wrong for future continuous tense. All right. Okay. So dear students, today I explained you about future continuous tense. It is very simple, very easy. Use of will be, use of will not be, use of questions, how to frame, where to use won't, where to use will, and then subject and then not, and also when you can combine two sentences, होगा हो रहा होगा, that thing also the difference. Present indefinite का इस्तेमाल होगा and then future continuous का. And when both the things are going on together, it means in both the things at the same moment, then future continuous you are using. And there is no chance of stative verbs to use it in future continuous form. I hope all of you understood the concept of future continuous tense. Dear friends, अपना एक like देकर मेरा motivation और boost करिए so that I will bring more nice videos for you. Thank you so much. Subscribe my channel. Have a nice day, all of you.